नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम ये कोशिश करेंगे कि छुट्टी में जाने से पहले हमारा दिसंबर तक खत्म हो जाए। वो हो जाएगा क्योंकि कल क्लास है, कल के बाद परसों छुट्टी है, संडे है, फिर मंडे और ट्यूसडे मिलेगा और फिर 4 तारीख आ जाएगी। यही होगा ना? एक को तो संडे ही है शायद, मंडे ट्यूसडे मिलेगा, 2 दिन और मिलेंगे, तो उस 2 दिन में अपन दिसंबर तक खत्म कर देंगे, है ना? और कल तो टेस्ट ही है, ठीक है? एचएस देना, ठीक है? नाक मत कटवाना मेरी, नहीं तो मैं सर फोड़ूंगा। ध्यान रखना, पत्थर है मेरे पास। पूजा जी, इससे कुछ नहीं होगा। इधर ना थोड़ा एक बार टॉप करके देखता हूँ। मेरे पास छोटे वाले भी हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा है, चटनी पीसने काम आएगा। चलो, एआई गवर्नेंस गाइडलाइन सर। हम जानते हैं कि अभी आने वाले समय में या अभी जो समय चल रहा है वो डिजिटल एज चल रहा है सर। और डिजिटल एज में जो मदर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी बन के निकल के आया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक्नोलॉजी के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है सर, कि टेक्नोलॉजिकली इसको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। क्या होती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी का आना कि जो एग्जिस्टिंग टेक्निकल रिजीम है, उस एग्जिस्टिंग टेक्निकल रिजीम के अंदर वो जॉब्स को और मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देता है सर। समझे? तो कई बार कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वो नई टेक्नोलॉजी जो होती है वो ब्रेक थ्रू तो है, ठीक है, बट वो ब्रेक थ्रू के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है वो अपने साथ बहुत सारे मल्टी प्रोंग चैलेंजेस लेकर आया सर, ठीक है? और जो सबसे बड़ा चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है सर, वो है कि आप जो डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो कि कल हमने पढ़ा था, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने पढ़ा कल, ठीक है? डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने कल पढ़ा था। तो उसके अंदर वो एक नेशनल एक्ट है सर, कि भारत के अंदर डेटा को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। उसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। एक डेटा प्रिंसिपल है, एक डेटा फिड्यूशरी है, एक कंसेंट मैनेजर है सर, एक डेटा प्रोसेसर है सर, है सर, और उसके बाद आपकी अथॉरिटी है सर। तो मल्टीपल यहाँ पे कौन है सर? स्टेक होल्डर्स है इस डेटा के रिजीम के अंदर। अब ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन सर, कि भारत में एआई को गवर्न करना कैसे। अब आपने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कल पढ़ा, वो बताता है कि डेटा की प्रोसेसिंग कैसे करनी है और कौन से प्रिंसिपल के बेस पे, डेटा प्रिंसिपल से आप डेटा ले सकते हो सर। कौन से प्रिंसिपल्स के बेस पे, डेटा प्रिंसिपल से आप क्या ले सकते हो? डेटा ले सकते हो। कंसेंट बेस्ड डेटा होना चाहिए, है ना? और उसके अंदर क्या होना चाहिए सर? ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। जिससे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसके कंसेंट से डेटा लेना है सर, है ना? उसको पर्पस बताना है, किस एक्सटेंट तक डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो भी उसको बताना है सर। उसके पास डेटा का कंसेंट रिवोक करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर डेटा ब्रीच हुआ है तो अनाउंस करना है। कल हम डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीजें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को। आज हम बात कर रहे हैं एआई गाइडलाइंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने पढ़ा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि डेटा इज द फ्यूल फॉर एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूल क्या है? डेटा सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है सर, और इसके अंदर सब सेक्टर्स आते हैं बहुत सारे, जैसे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एआई का एक एप्लीकेशन है सर, ठीक है? डीप लर्निंग जो है वो एआई का एप्लीकेशन है सर। अब आप जो ये चैट जीपीटी देख रहे हो वो डीप लर्निंग ही है। वो जनरेटिव एआई जो आप देख रहे हो ना, ये डीप लर्निंग है। ये डीप लर्निंग में क्या होता है कि वो जो भी डेटा उसके पास, इनपुट क्या होता है? एआई का इनपुट क्या है? डेटा। उस डेटा को वो क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। डीप लर्निंग जो है वो ह्यूमन बींग्स का से एसोसिएटेड जो भी डेटा है उसका पूरा डिटेल्ड स्टडी करके फिर वो आउटपुट निकालता है सर, ठीक है? और जो आप डिजायर्ड मांग रहे हैं वो आउटपुट वो निकालने की कोशिश करता है, जहां तक उस टेक्नोलॉजी का एक्सटेंट जाता है सर। तो ये आप जो देख रहे हो चैट जीपीटी, वो डीप लर्निंग है सर, कि वो डिटेल में सारे डेटा की माइनिंग कर चुका है अंदर तक,
और उस डेटा से फिर वो उसको चैनलाइज करके आपके इनपुट के बेस पे वो आउटपुट निकालता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा। तो प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बेसिक गाइडलाइन की भारत में बात हो रही है। अभी तक भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना है सर। भारत में कोई अभी एआई को गवर्न करने के लिए एक्ट पास नहीं हुआ है सर। इसीलिए एआई को गवर्न करने के लिए अपने पास क्या है सर, कुछ गवर्नेंस की गाइडलाइंस है जिनको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है और उसको और ज्यादा बेटर करना चाहिए। तो आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाइडलाइन को साथ साथ देखना है डीपीडीपी एक्ट के, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने कल पढ़ा था, उसके कई सारे प्रिंसिपल अभी इसमें भी आएंगे सर। दोनों को एक साथ देखना है, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो है वो उस डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है जिस डेटा के बेस पे ये टेक्नोलॉजी काम करती है सर, समझ गए। तो वो डेटा को गवर्न कर रहा है और ये बात कर रहा है एआई पर से को गवर्न करने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी एप्लीकेशन को गवर्न करने के लिए, और डेटा को गवर्न तो वो डीपीडीपी एक्ट कर ही रहा है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है सर, जुड़े हुए हैं। इंडिया में मतलब अभी तक कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करे सर। ठीक है, क्यों नहीं बना हुआ है और क्यों हम अभी तक नहीं बनाए हैं, इसके पीछे कारण है बिकॉज हम अभी तक कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं कि एआई को किस एक्सटेंट तक क्या करना है सर, रेगुलेट करना है। एआई का एक्सटेंट अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किस एक्सटेंट तक एआई जो है वो गवर्न होना चाहिए। एआई का अभी जो एप्लीकेशन है वो डिजिटल स्फेयर में जो भी चीजें हो रही है वो सब अभी इंडिया के जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लॉ है उनके अंदर गवर्न होगा, मतलब उसकी एप्लीकेशन गवर्न हो जाएगी। पर एआई के लिए अलग से एक्ट नहीं है, समझ आ रहा है। जैसे एआई का कोई एप्लीकेशन हो सकता है आईटी एक्ट में गवर्न हो जाए, समझ आ रहा है, डीपीडीपी एक्ट में गवर्न हो जाए, बट एआई के लिए अलग से कोई एक्ट हमने बनाया नहीं है सर। वो डेफिनेटली आने वाले समय में बनेगा ही, बट अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो हम इस गाइडलाइन की बात करते हैं कि और इंडिया में एक मिशन है इंडिया एआई मिशन, तो इसकी एप्लीकेशन को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क नॉट येट अ हार्ड लॉ, अभी तक हमने कोई कानून बनाया नहीं है। इस चीज की क्लैरिटी आप दिमाग में रखेंगे। These guidelines emerge from the recognition that AI technologies like machine learning, deep learning, natural language processing, the computer vision presents transformative opportunities alongside significant risk. जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हमारी लाइफ को इजी बना रही है सर, नो डाउट अबाउट इट, इजी बना रही है सर। ठीक है, हर फील्ड में हमें कुछ ना कुछ बेनिफिशियरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है सर। हमको एग्रीकल्चर में कुछ नई चीज निकाल के दे रहा है, हमको हेल्थ केयर में कुछ नया निकाल के दे रहा है, ठीक है, हमको मेडिसिन में कुछ नया निकाल के दे रहा है, हमको अपैरल में कुछ नया निकाल के दे रहा है, ठीक है, हमको मैन्युफैक्चरिंग में नया निकाल के दे रहा है, हमको कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कुछ नया निकाल के दे रहा है, हमको एजुकेशन में कुछ नया निकाल के दे रहा है। हर फील्ड के अंदर एआई जो है वो हमें क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है सर, कर रहा है, डिसरप्टिव है बट अभी तो असिस्ट कर ही रहा है। इस असिस्टेंस के साथ साथ रिस्क भी वो हमको दे रहा है सर, बात समझ आ रही है। जितनी आप इससे हेल्प ले रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी है सर। अब वो रिस्क हो सकता है कि वो मार्केट डिसरप्शन कर रहा है, दैट्स वन ऑफ द रिस्क, मार्केट डिसरप्ट करेगा सर, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, जॉब्स लॉस हो सकती है। उसके अलावा एआई की एप्लीकेशन के अंदर एथिकल इशू भी आ सकता है कि आप किस एक्सटेंट तक जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा का जो आप बिहेवियरल एस्पेक्ट पे क्या कर रहे हैं सर, यूज कर रहे हैं, वो किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप डीप फेक भी बना सकते हैं सर। अब डीप फेक्स तो एक एथिकल इशू है सर, डीप फेक जान रहे हैं सर, है ना, किसी के फेस को यूज करके आप क्या कर रहे हैं सर, किसी ऐसे वीडियो में उस पर्सन को डाल दे रहे जो कि है नहीं, है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक डीप फेक बन के सामने आ जाएगा और एक अनाउंसमेंट हो जाएगा और वो पूरे देश में फैल गया अगर, तो क्या हो जाएगी सर, हड़बड़ हो जाएगी सर। मतलब पॉलिटिकल केओस क्रिएट हो सकता है एआई के यूज से, हो सकता है। आप किसी की पर्सनल आइडेंटिटी के साथ भी क्या कर सकते हो, खिलवाड़ कर सकते हो, उसकी रेपुटेशन भी क्या हो सकती है सर, टार्निश कर सकते हो, संभव है। डीप फेक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डीप फेक के थ्रू आप कोई गलत मैसेज सर्कुलेट करके सोशल हार्मनी बिगाड़ सकते हो, संभव है। आप अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो पॉसिबल है कि आप हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर सकते हैं सर। इसका मतलब इसके लिए एक प्रॉपर एथिकल गाइडलाइन होना क्या है, कंपलसरी है। गेटिंग इट सर। तो लेट अस चेक कि
ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, उसके साथ साथ क्या भी एसोसिएटेड है सर? सिग्निफिकेंट रिस्क भी एसोसिएटेड है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट रिस्क. अनचेक्ड AI deployment could amplify the biases, violate privacy, enable surveillance, manipulate behavior. अगर आपने AI को क्या करिया सर? अनचेक्ड डिप्लॉयमेंट कर दिया. अनचेक्ड मतलब हर फील्ड में इसको लगा रहे हो, तो आप ये चीज जरूर इंश्योर करें कि अगर मैं सोसाइटी के डेवलपमेंट को देखता हूं, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में अगर मैं जानता हूं कि हमारी सोसाइटी कंजर्वेटिव है सर, है कंजर्वेटिव. हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की है, हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, हमारी सोसाइटी में क्लास बेस्ड सिस्टम है, हमारी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है सारी चीजें. हमारी सोसाइटी ऐसी है. हमारा संविधान कैसा है सर? लिबरल है. हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है. हमारा संविधान किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता. हमारा संविधान क्लासिज्म की बात नहीं कर रहा. हमारा संविधान कह रहा है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. वो तो इक्वालिटी दे रहा है सर. तो हमारे संविधान से जो मोरालिटी निकल के आ रही, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, because the values which are enshrined in the constitution are used in order to know, in order to make your own system of knowing right and wrong. ठीक है, that is constitutional morality. Here comes the societal morality. Societal morality comes from the deep rooted belief system of society itself, and the social system is kind of orthodox, so that orthodoxy gives you social morality. That social morality usually comes in confrontation with the constitutional morality. And which one should prevail? It's the constitutional morality. भाई संवैधानिक नैतिकता को प्रिवेल करवाना है. ठीक है, अब हम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो समाज इन डीप रूटेड जो ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज हैं उनसे हट के किस पे चला जाए सर? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की डायरेक्शन में जाए, तो हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेंगे. ये हम कोशिश कर रहे हैं, बट हमको पता है कि सोसाइटी के अंदर इल्स आज भी है, और उन इल्स को कंटिन्यू करने वाले एलिमेंट्स भी हैं सर. अब अगर हम कोशिश कर रहे हैं ऑन द वन हैंड दैट थिंग्स शुड गो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड द वैल्यूज व्हिच आर enshrined in the constitution, on the other hand whoever trying to disrupt the society or whoever want those conservative aspect that should still prevail according to them, what they will do? They might use these kind of technologies. Are you getting my point? Means there is a possibility कि भैया आज भी कोई कास्ट सिस्टम को प्रिवेल करवाने वाला पर्सन जो है वो हो सकता है इन टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे पैटर्न्स निकाले कि वो जो पैटर्न रहे डिवीजन वाला वो कंटिन्यू रहे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. वी आर जस्ट चेकिंग एन एग्जांपल. हम एक से बात कर रहे हैं, है ना? तो संभावना है कि वो जो एलिमेंट्स हैं जो कि इल एलिमेंट्स है सोसाइटी के, वो भी इन टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे अगर ये टेक्नोलॉजीज अनचेक्ड रही तो. अगर आप डेटा की प्रोसेसिंग के अंदर अगर आपका इनपुट जो है वो बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप उस डेटा के बेस पे कहीं ना कहीं संभव है उससे कुछ सकारात्मक भी कर सकती है सरकार, और संभव है कि उससे कुछ नकारात्मक भी किया जा सकता है. तो वी हैव टू चेक इट. हमारी सोसाइटी के जो इल एलिमेंट्स हैं या किसी भी सोसाइटी के इल एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना सकते हैं. ये धीरे धीरे थोड़ा समझ आएगा आपको जब आप इसकी एप्लीकेशंस को समझोगे एआई को, कि कहाँ कहाँ ये किया जा सकता है. मैं डेटा प्रोसेसिंग को इस तरीके से करूं कि मैं जनहित में काम करना चाह रहा हूं, इट्स ए गुड थिंग. मैं डेटा प्रोसेसिंग को इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने जो इल विल है उस इल विल को कंटिन्यू करने लगूं, तो मैं लोगों के बिहेवियर को मैनिपुलेट बेटर तरीके से कर पाऊंगा क्योंकि मैं डेटा प्रोसेसिंग उस तरीके से किया हूं मेरे लिए. बात समझ में आ रही? देयर इज अ पॉसिबिलिटी. और ये सिर्फ संभावनाएं हैं सर. तो वो कह रहे हैं ना, अनचेक्ड एआई डिप्लॉयमेंट कुड एम्पलीफाई द बायसेस. जो बायसनेस है उसको बढ़ा सकता है वो, है ना? वायलेट द प्राइवेसी, वायलेट कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट. इनेबल द सर्विलेंस. सर्विलेंस का क्या मतलब है? सर्विलेंस का मतलब है वो क्या कर सकते हैं सर? चेकिंग कर सकते हैं सर. सर्विलेंस का मतलब है कि वो क्या कर सकता है सर? अनचेक्ड या अनकंसेंट से, बिना कंसेंट के क्या कर सकता है सर? आप पे नजर रख सकता है. ठीक है, किसी भी रूप में रख सकता है. मैनिपुलेट द बिहेवियर, आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकते हैं सर. एंड द कंसंट्रेट पावर, अपनी खुद की पावर को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से. तो डेटा बहुत ज्यादा क्या है सर? इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में. द गाइडलाइन एम टू हार्नेस द एआईज बेनिफिट्स व्हाइल मिटिगेटिंग दिस रिस्क. ये जो गाइडलाइन है वो कोशिश करती है कि आप एआई के जो बेनिफिट है वो बढ़े सर, और इनके जो रिस्क है वो क्या हो सर? मिटिगेट हो, कम. आया समझ? ठीक है. एक बात को आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के लिए खुद से पढ़ो, ठीक है। आप क्लास में पढ़ोगे एआई को, बट खुद से जाकर एक्सप्लोर करो कि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन फील्ड में क्या क्या चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है सर। खुद के नोट्स बनाओ एक, ठीक है। और इसमें भी हेल्प आपकी कौन करेगा? खुद एआई ही करेगा। समझ रहा? टेक द हेल्प ऑफ एआई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एआई। समझ रहे? हेल्प भी वही करेगा। क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, है ना। कोर ऑब्जेक्टिव हम जानते हैं क्या है हमारी गाइडलाइन का? सेफ एंड ट्रस्टवर्दी एआई होना चाहिए, मिसयूज प्रिवेंट करना है, इनोवेशन इनकरेज करना है, एआई को प्रमोट करना है ना, क्योंकि एआई इनोवेशन की तरफ ले जाएगा हमको। हो सकता है एआई वहां तक पहुंच जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम मैन्युअली, मैं आपको एआई का एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। मैं आपको रिसर्च से जोड़ के एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी रिसर्च जो होती, रिसर्च यू नो, ठीक है। रिसर्च में आप जानते हो कि यूजुअली आप मान लो पीएचडी में एंट्रेंस कर रहे हो, पीएचडी करने जा रहे हो, बट द बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च होता क्या है रिसर्च के अंदर? एकेडमिक रिसर्च में क्या होता है? एकेडमिक रिसर्च का मतलब है कि यू शुड गिव समथिंग न्यू। आप उस फील्ड को कुछ नया दे सर। नया देने का मतलब ये नहीं है कि यू शुड इन्वेंट समथिंग, नो। आपको कुछ इन्वेंट करना जरूरी नहीं हमेशा। हो सकता है आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है उसकी डीप स्टडी करके उसका कोई नया इंटरप्रिटेशन दे दो। समझ आ रहा है? इट्स नॉट ऑलवेज कि आप कुछ नया ही निकाल दो कि भैया ये देखो मैंने कोई नई चीज बता दी, है ना, यूरेका। ऐसा नहीं। हो सकता है जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका आप नया इंटरप्रिटेशन दे रहे हो। मैं जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल के लिए आप पॉलिटिक्स की रिसर्च कर रहे हो, तो पॉलिटिक्स की रिसर्च कर रहे हो तो आपने सिर्फ ऐसा बोल दिया कि चलो प्रधानमंत्री जनधन योजना और फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आप कह रहे हो कि आई एम ट्राइंग टू डू अ रिसर्च इन दिस टॉपिक कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसका लोगों के जो फूड सिक्योरिटी है उस पर क्या फर्क पड़ा। बात समझ में आ रही? अब ये भी एक रिसर्च है, ये भी एक रिसर्च, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू लोगों के बैंक अकाउंट खुले, बैंक अकाउंट खुले तो डीबीटी हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है तो फूड सिक्योरिटी से भी उसका कुछ ना कुछ जुड़ाव तो है सर। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अब अभी तक के लिटरेचर में अगर कहीं पर ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसका मतलब ये रिसर्च गैप है सर। यहाँ पे समझ आ रहा है? दिस इज रिसर्च गैप कि भैया इस योजना का इस मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ा है, मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं। अब पूरे के पूरे इंडिया के लिए तो चेक नहीं कर पाओगे, सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। आप थोड़ा छोटा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कर लो, है ना। छत्तीसगढ़ में भी बड़ा लग रहा है तो रायपुर के संदर्भ में कर लो, ठीक है। या फिर एक पूरे राज्य या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में करना चाह रहे हो तो 2 स्टेट का कंपैरिजन कर लो। जितना बड़ा डोमेन रहेगा उतना डेटा वास्ट हो जाएगा, तो सैंपल साइज थोड़ा छोटा रखते हो तो रिसर्च ज्यादा बेटर होती है। समझ आ रहा है? तो ये करते हैं आप रिसर्च में। ये तो एक चीज हुई। अब मान लो आप कोई बढ़िया रिसर्च करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो प्रक्रिया क्या होती है? आप पीएचडी में एडमिशन लो, पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपका टॉपिक डिसाइड करना होता है। तो शुरू के 6 महीने आप कोर्स वर्क करते हो। कोर्स वर्क के अंदर आप पढ़ते हो रिसर्च करते कैसे, है ना, सारी चीज पढ़ते हो। पढ़ने के बाद क्या करना होता है, 6 महीने बाद आप अपना टॉपिक डिसाइड करते हो कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। टॉपिक डिसाइड करना इज द बिगेस्ट एंड मेमथ टास्क इन द पीएचडी। सबसे बड़ा टास्क क्या है? टॉपिक डिसाइड करना। टॉपिक आप खुद डिसाइड करते हो, गाइड नहीं देता आपको। आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। रिसर्च जिस टॉपिक पे आप करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस टॉपिक से एसोसिएटेड जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म पे रिसर्च करना चाहते हो तो आपको फिस्कल फेडरलिज्म पे जो एग्जिस्टिंग थीसिस है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, उसको पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। कितना बड़ा टास्क है? बहुत बड़ा टास्क है। इट्स नॉट इजी, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन हो गई ये चीजें, तो आप क्या करते हो, कुछ वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके सर्च करते हो कीवर्ड के थ्रू, तो आपको उससे एसोसिएटेड थीसिस मिल जाती है। आप नैरो डाउन करते करते जाते हो तो आपको बेसिक थीसिस जो उस पे हुई है मिल जाती है। एक टॉपिक जो आप ले रहे हो ना, उस टॉपिक पे आपको कम से कम 200, 250, 300, 500 थीसिस मिल जाएगी। और 500 की 500 थीसिस जितने मिल रही है ना, उन सारे थीसिस को आपको रीड करना पड़ेगा। और रीड करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा इनके अंदर गैप है जिस पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड रिसर्च गैप। यू मस्ट फाइंड द रिसर्च गैप
after deeply reviewing the literature, it is called literature review. You are reviewing the literature and finding the research gap. Once you will find the research gap, then you will make your own research question, and on the basis of that question you will decide your topic, that yes, this is the topic which is very novel, जिस पे अभी तक किसी ने रिसर्च नहीं करी, अब ये मेरा टॉपिक है सर. अब उस टॉपिक के लिए आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करने कैसे वाला हूं, और उसके बाद आप जाते हो कहां पर सर, आरडीसी में, दैट इज रिसर्च डिग्री कमेटी, जिसके अंदर एक्सटर्नल और वाइस चांसलर और बड़े लोग बैठे होते हैं, उनको समझाते हो कि भैया देखो ये पे रिसर्च करने हो. वो अगर अप्रूव करते हैं तो फिर आपका पीएचडी में क्या होता है, इनरोलमेंट होता है कि भैया अब आप पीएचडी करो 2.5 साल. ठीक है, 2.5 साल वो रिव्यू सबमिट करो और रेगुलरली छोटा छोटा काम काज करो. दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. नाउ पॉइंट इज, रीडिंग 200 बुक्स, रीडिंग 150 रिसर्च, डू यू थिंक इट्स इजी? इट्स नॉट. इट टेक्स टाइम. इसीलिए वो शुरू का 1 साल पीएचडी में यही करना होता है. 6 महीने कोर्स वर्क में ये सीखो कि पीएचडी करते कैसे, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, कौन से टूल्स यूज होते हैं सर, ये सब सीखना होता है. उसके बाद इतना सारा लिटरेचर पढ़ के आप उसमें से रिसर्च गैप निकालो, फिर आरडीसी में अपना टॉपिक फाइनल करो और फिर 2.5 साल उस पर रिसर्च करो. बात समझ आ रही है? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. नाउ द पॉइंट इज, आफ्टर कमिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस वर्क बिकम्स वेरी इजी. क्यों? आप कोर्स वर्क में सीखोगे तो हो कि रिसर्च कैसे करनी, वो तो नहीं सिखा पाएगा आपको. रिसर्च कैसे, एआई आपको की चीजों को आसान बना रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, ध्यान रखना. एआई चीजें फैसिलिटेट कर रहा है, आपको करना तो आपको ही पड़ेगा. अब वो रिसर्च गैप फाइंड करना होता है ना, तो आपके पास जो स्पेसिफिक एआई टूल्स हैं, ऐसा चैट जीपीटी पे नहीं होगा ये काम. चैट जीपीटी बता देगा आपको, बट वो उतना करेक्टली नहीं बताएगा. यू हैव टू डू अ बिट रिसर्च. और अदर भी टूल्स हैं एआई के जो रिसर्च में यूज होते हैं. ठीक है, उनके थ्रू आपको रिलेटिवली जल्दी पता चल जाता है कि रिसर्च गैप क्या है. तो आपका काम इसने क्या किया, थोड़ा आसान. इसने आसान किया. आने वाले टाइम में अभी आसान तो किया है, बट अभी भी रिसर्च जो कम्युनिटी है ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है. ठीक है, अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो रिसर्च है वो या तो बहुत चैलेंजिंग होने वाली है या फिर बहुत आसान होने वाली है. आसान इन द सेंस कि शुरू का जो काम है ये रिलेटिवली इजी हुआ, तो ये तो अच्छी बात है ना भाई. जो काम आपका पहले आपको मैन्युअली करना पड़ रहा था, अब वो करके दे रहा है, तो डायरेक्टली आपको रिसर्च गैप मिल रहा है. अब उस रिसर्च गैप के बेस पे क्या करो सर, आगे की स्टडी करो. बात समझ आ रही? बहुत सारी चीजें एआई आसान बनाने वाला है, बहुत सारी चीजें एआई डिफिकल्ट बनाने वाला है. ठीक है सर, बट मोस्टली चीजें वो फैसिलिटेट ही करने वाला है. तो किया ना इसने काम, है ना. एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पे एग्रीकल्चर में कुछ नया निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो. एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पे मेडिसिन में कुछ नया निकाल सकते हो. अगर ये 10 कॉम्बिनेशन आपने यूज किया और उसका ये इंपैक्ट रहा, तो मेक द न्यू कॉम्बिनेशन विच विल गिव द इफेक्ट विच आई एम डिजायरिंग. तो वो नहीं निकाल के देगा, एक नया कॉम्बिनेशन निकाल के देगा. फिर आप उस पर टेस्टिंग करो, रादर देन कि वो खुद बनाते पूरा एक एक चीज को मिला मिला के. वो खुद बना के दे रहा है, अब आप उसको बना के उसकी क्या करो, टेस्टिंग. तो इजी किया ना उसने, चीजें इजी कर रहा है ये, नो डाउट अबाउट इट. डिसरप्टिव है, इजी है, बट उसका मिसयूज भी पॉसिबल है सर. इस चीज का ध्यान रखेंगे. हाँ हाँ हाँ. नहीं, रेसेशन देखिए, क्या मैं कह रहा हूं, ये डिसरप्टिव उसीलिए तो है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगर चीजें क्या कर दी है सर, इजी कर दी है. अब आपका एक आईटी ऑपरेटर है, ठीक है, वो आईटी ऑपरेटर मैन्युअली अपना काम कर रहा है बैठ के, है ना. अब वो पूरे दिन में जितना काम कर रहा है, 2 कमांड के थ्रू आपका वो काम एआई 15 मिनट में कर दे रहा है. तो उसकी तो जॉब गई ना. समझ आ रही? उसकी जॉब गई ना. ग्रोथ में आपको इसका इंपैक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा. ठीक है, बट सर उसी टाइम ड्यूरेशन में वो मार्केट को क्या कर रहा है सर, डिसरप्ट कर रहा है. तो एम्प्लॉयबिलिटी जो है लोगों की ना, वो क्या हो रही है सर, मतलब ये स्ट्रक्चरल चेंज है. ये ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएगी. वो जॉब्स जो खत्म हो रही है ना, कुछ जॉब्स खत्म होगी, नई जॉब जनरेट होगी सर, है ना. बात समझ आ रही? होगा, बेनिफिट होगा.
नहीं, वो देखो, इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ कोई भी कंपनी ना आइसोलेटेड नहीं होती, कोई भी सेक्टर आइसोलेटेड नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर आइसोलेटेड काम करेगा, नहीं करेगा सर। कोई सेक्टर आइसोलेटेड काम नहीं करता, सारे सेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर ग्रोथ होती है ना, तो ग्रोथ का ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि पूरी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है और एक सेक्टर ग्रो कर रहा है। इट डजंट वर्क लाइक दिस इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में मोस्टली क्या चलते हैं, सारे सेक्टर जो है मोर और लेस एक टेंडम में चलते हैं। ठीक है सर, तो ऐसा नहीं होगा कि जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर पूरा का पूरा क्या चल जाएगा सर, ग्रोथ ही ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके लेबर मार्केट पे दिखेगा सर। तो उसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हम एग्जैक्टली अभी उस पर नहीं जा रहे कि आईटी सेक्टर में क्यों रिसेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट द पॉइंट इज की दे थिंग्स गो इन द टेंडम। ठीक है, एकदम आइसोलेटेड नहीं चलता कि कोई एक सेक्टर आइसोलेटेड चल जाएगा। ठीक है सर, उस पर अपन बात करेंगे। जो आप जो स्पेसिफिक इशू बता रहे हैं ना आईटी सेक्टर के रिसेशन का, वो स्पेसिफिक इशू है। विल टॉक ऑन दिस। ओके, ठीक है। इनोवेशन को तो आपको एनकरेज करना ही है, एआई को। डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द सपोर्टिव पॉलिसीज, ब्ला राइट्स का प्रोटेक्शन करना है सर, है ना। प्राइवेसी सेफगार्ड करनी है, जानते हैं हम। ग्लोबल अलाइनमेंट, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनके साथ आपको चलना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए सर, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट हो सर, रादर देन कि कोई डिजिटल डिवाइड हो जाए सर। डिजिटल डिवाइड हो जाएगा तो भी दिक्कत आ जाएगी सर, है ना, कि भैया जो जो अवेयर लोग हैं वो एआई को पूरा यूज कर रहे हैं सर, और जो नहीं कर पा रहे, डिजिटल डिवाइड तो आएगा सर, आएगा। अगर आप अभी एआई नहीं सीखोगे, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में नहीं डाल रहे हो, जो डाल लिया है वो पहले से ही 100 कदम आगे पहुंच चुका है, और जो नहीं यूज कर रहा है ना वो अभी पीछे चला गया है। इस चीज को देख लो, हर चीज में, एजुकेशन, हेल्थ, हर जगह। ठीक है, हर एंडेवर में अगर आप अभी नहीं यूज कर रहे हो एआई को राइट तरीके से, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या करेगा सर, ये आपके एफर्ट्स को तो रिड्यूस कर देगा बहुत हद तक। एफर्ट्स रिड्यूस करता है ये, ठीक है। मशीनरी का काम ही यही है सर, टेक्नोलॉजी का काम ही है कि वो आपके एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं। तो एफर्ट्स रिड्यूस तो करता है, बट अगर डिजिटल डिवाइड रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कि एक जनरेशन है जो बहुत अच्छे से एआई को यूज कर रही है इन्फॉर्म तरीके से, और एक पार्ट ऐसा है जो नहीं कर रहा सर एआई को यूज। जो नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो कंपटीशन से बहुत दूर हो जाए सर, संभावना है इसकी, इट इज ए पॉसिबिलिटी। अभी क्या है ना, अभी एआई बहुत इंडिया में तो बहुत नेसेंट स्टेज में है, एक्चुअली ओवरऑल ही एआई अभी नेसेंट स्टेज में है, अपने पूरे फॉर्म में तो आया नहीं है। पूरा फॉर्म में आएगा तो काफी कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अभी नेसेंट स्टेज में एआई का डेवलपमेंट। और जो इंडिया में प्रोमिनेंस आया ना एआई के यूज को लेकर, बहुत लिमिटेड यूज कर रहे हैं लोग सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनी चला रहे, दैट्स इट। उनको और चीजें पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें एआई कर सकता है और कर रहा है सर। ठीक है, चलो आगे आओ। फाउंडेशनल प्रिंसिपल गाइडलाइन का क्या है सर, फेयरनेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। ये सब हम कल पढ़े हैं तो अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कल बात की इस पे, एक्सप्लेनेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक बॉक्स सिस्टम जानते हो क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स सिस्टम? अरे ये आईटी वाला ब्लैक बॉक्स है भाई, वो एरोप्लेन वाला ब्लैक बॉक्स नहीं है। इसको सर इजीली मतलब ओपन नहीं किया जा सकता है। हाँ, लाइक जैसे हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो कोई चीज सर्च करते हैं डायरेक्टली आ जाता है, बट ब्लैक बॉक्स में ऐसा होता है कि जो चीजें हम करना चाहते हैं, मतलब जो सर्च करते हैं, तो उसके बाद मतलब इजीली इसमें से कोई भी चीज ओपन नहीं होती, ऐसा अक्सर होता है। साइंस एंड टेक पढ़े तो ब्लैक बॉक्स सिस्टम जो होता है ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी ब्लैक बॉक्स सिस्टम पे ही चलता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स सिस्टम टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आप जो इनपुट डाल रहे हो और जो आउटपुट आपको मिल रहा है, इनपुट आप डाल रहे हो आपको पता है क्या है, आउटपुट आपको मिल रहा है आपको सामने दिख रहा है क्या, अंदर क्या हो रहा है आपको पता है क्या नहीं, बस वही ब्लैक बॉक्स है। अंदर की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेसिंग है, किस एल्गोरिदम से हो रही है, ये सब आपको पता नहीं है सर। दिस इज ब्लैक बॉक्स सिस्टम। अब ब्लैक बॉक्स सिस्टम तो है सर जनरेटिव एआई में,
अब क्योंकि अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं पता, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस ब्लैक बॉक्स सिस्टम अगर रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी की तो कमी रहेगी। हो सकता है कि यूजर को नहीं पता रहे, बट जो अथॉरिटीज है जो कि इसको रेगुलेट कर सकती है या जो फिड्यूशरीज जो है, यहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि आप जो अंदर एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, तो जो इसकी प्रोसेसिंग अंदर को कंडक्ट कर रहा है या जो जिस एल्गोरिदम के थ्रू कर रहा है, जो जो मतलब प्रोसेसर है जो प्रोसेस कर रहा है सर, उसके पास एल्गोरिदमिक डिटेल सारी होनी चाहिए। तो उसके पास उसकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए अगर इन केस अथॉरिटी उससे क्वेश्चन करे। मतलब वहां पे वो ब्लैक बॉक्स नहीं होना, वहां पे व्हाइट पेपर आना चाहिए फिर कि भैया ये इस तरीके से हो रहा है, समझ रहा है? दिस इज तो इन जनरल ब्लैक बॉक्स है, बट इसकी ट्रांसपेरेंसी जब जरूरत पड़ेगी तब आएगी सर, एंड दैट विल बी वुड बी टू द अथॉरिटी, क्योंकि आप इसको तो पूरा का पूरा नहीं बता सकते ना सबको, है ना? इट वुड बी हार्ड टू टेल पीपल कि कैसे क्या हो रहा है सारा, वो कॉम्प्लेक्स है बहुत, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और लोगों को मतलब भी नहीं है बहुत ज्यादा, है ना? ठीक है, एक्सप्लेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो प्रोसेसर है उसके पास कि भाई किस एल्गोरिदम के थ्रू कर रहे हो उसे पता होना चाहिए। ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए एआई पे, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। की गवर्नेंस पिलर्स ये है, रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वन साइज फिट फॉर ऑल से गवर्न नहीं करना है, मतलब किस सेक्टर में वो यूज हो रही है उस सेक्टर में उससे एसोसिएटेड रिस्क जो है अलग होगी सर। हो सकता है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की बात करोगे तो एआई का यूज हेल्थ सेक्टर में ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू एजुकेशन। तो जिस सेक्टर में सेंसिटिविटी ज्यादा है, जिस सेक्टर में क्या ज्यादा है सर, पॉसिबिलिटी है मिसयूज की ज्यादा, उस सेक्टर को ज्यादा सीवियर तरीके से गवर्न करना है। मतलब वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं रखना है एआई गवर्नेंस में, यही वो बात कह रहा है, रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपको लो रिस्क दिख रहा है, मिनिमल रेगुलेशन रखो, जिस फील्ड में रिस्क कम है उसमें रेगुलेशन भी क्या रखो सर, कम रखो, इनोवेशन फोकस्ड रखो सर। मीडियम रिस्क वाले में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखो, क्लियर गाइडलाइन रखो, और जहां पे हाई रिस्क है वहां पे स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड एंड मैंडेटरी ओवरसाइट रखो। मतलब दिस इज द रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच रहनी चाहिए सर। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो ये हाई रिस्क इसके अंदर रिक्वायर्ड है, हेल्थ केयर मेडिकल में रिक्वायर्ड है सर, है ना? फाइनेंशियल सर्विस क्रेडिट स्कोरिंग में रिक्वायर्ड है, लॉ एनफोर्समेंट क्रिमिनल जस्टिस ये सेंसिटिव एरिया है, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में सेंसिटिव एरिया है सर, है ना? डीप फेक यूज करके आप क्या कर लोगे सर, है ना? ये मोदी जी गालियां दे रहे देखो, है ना? ये राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं देखो, है ना? ये केजरीवाल देखो रोने लग गया, ऐसा कर दोगे ना आप डीप फेक बना के, है ना? अभी तो केजरीवाल को वो हुआ ना, आई थिंक जेल, है ना? क्लियर हुआ, जेल नहीं क्लियर हो गया आप तो शराब घोटाले में। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है, काफी पहले बताया था कि कुछ मिलने नहीं वाला है इसमें, ठीक है, पर जो भी है वो बोले भी थे कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ कुछ था नहीं ना मिलने वाला, वो तो जेल में डालना था चुनाव के हिसाब से, डाल दिया, चुनाव जीत गए, खत्म। हाँ, ऐसा करते हैं सब, तो लोग बाहर आ गए ना, मनीष सिसोदिया बाहर, सत्येंद्र जैन बाहर, अरविंद केजरीवाल बाहर, और तीनों दिल्ली चुनाव के समय जेल में थे। कोई बात नहीं, राजनीति ऐसी होती है, ढूंढू, ठीक है। बायोमेट्रिक और ये सब क्या है सर, आपकी सारी चीजें क्या है, सेंसिटिव है सर, ठीक है। और क्या है सर, ये क्योंकि अपन कल पढ़े हैं ना इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली प्रिंसिपल सेम आ रहे हैं, है ना। डेटा गवर्नेंस फॉर एआई में क्या है, एथिकल डेटा सोर्सिंग होनी चाहिए सर, ट्रेनिंग डेटा मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू लॉफुल मींस, अप्रोप्रिएट कंसेंट, लेजिटिमेट बेसिस, है ना। बस मैं कल बताया था ना, कंसेंट बेस्ड होना चाहिए, क्या यूज कर रहे हो उसमें मेरा डेटा ले जा रहे हो, बायस आइडेंटिफिकेशन एंड रिडक्शन, ये हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, ये सब बढ़ने नहीं चाहिए भैया। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सिक्योर डेटा स्टोरेज, स्टोरेज भी सही से होना चाहिए, आगे ब्रीच नहीं होना चाहिए, फिड्यूशरीज को ध्यान रखना है इस चीज का, है ना। और डीपीडीपी के साथ इंटरसेक्शनैलिटी तो है ही है सर, यही तो अपन शुरू से बात कर रहे हैं, कल जो पढ़ा था डीपीडीपी एक्ट, उसी के साथ इंटरसेक्शनैलिटी, सारी की सारी चीजें जो एक्ट के ऑब्लिगेशन है, कंसेंट, पर्पस, लिमिटेशन, सिक्योरिटी, ये सब एआई स्पेसिफिक गाइडलाइन, बायस रिडक्शन, एक्सप्लेनेबिलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे सर। की गवर्नेंस पिलर में एल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी, ये वो आ गई सर अभी ब्लैक बॉक्स वाली, कि जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हो सर, ये है ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग,
टू प्रिवेंट द ओपेक ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। द गाइडलाइन मैंडेट एल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी, जो एल्गोरिदम ब्लैक बॉक्स है, ठीक है सर, एल्गोरिदम जो यूज कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, जो मॉडल आप यूज कर रहे हो, डिसीजन लॉगिंग सर, इसके अलावा ऑडिट ट्रेल्स, एक्सप्लेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट। प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, क्योंकि डायरेक्ट एक्ट से तो नहीं आएगी चीजें, पर संभावना है डीपीडीपी एक्ट से क्वेश्चन आने का। डीपीडीपी एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। एआई से एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन प्री में आ सकता है, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ब्लैक बॉक्स सिस्टम के बारे में पूछ लिया, आ सकता है। आया है? कब? लास्ट ईयर? अच्छा, हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। और क्या है सर? एआई सेफ्टी सिक्योरिटी, मिसयूज प्रिवेंट करना है, डीप फेक को काउंटर मेजर लेना है, साइबर सिक्योरिटी, प्री डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ये तो सब बेसिक प्रिंसिपल्स है। शॉर्ट नोट बनाना है मेंस के लिए, ठीक है। ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, इनोवेशन सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। प्रीलिम फोकस क्या है सर? पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कानून नहीं है, अभी बताया शुरू। रिस्क बेस्ड रेगुलेशन है सर, अलग अलग एरिया का रिस्क जितना है उस बेस पे रेगुलेट करना है। डिजिटल इंडिया इंटीग्रेशन है, डीपीडीपी एक्ट से लिंक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइनमेंट है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है, इनोवेशन रेगुलेंस बैलेंस है। इनोवेशन से, क्योंकि रेगुलेशन ज्यादा करोगे तो इनोवेशन नहीं हो पाएगा फिर, है ना। अगर एआई को स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर दिया तो कैसे इनोवेशन होगा फिर? तो थोड़ा इनोवेशन और रेगुलेशन में क्या होना चाहिए सर? बैलेंस होना चाहिए। फॉर इंडिया एआई मिशन जो चल रहा है सर एआई के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 है इससे एसोसिएटेड, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो गलत हो जाएगा ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजन बेस्ड हो रहा है, एल्गोरिथम के अंदर गड़बड़ हो जाएगा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच टकराएगा सर। 39A इक्वल जस्टिस, देखो ये सब जुड़ जाते हैं सर। ये आपकी कंसेप्ट की डेप्थ पे डिपेंड करेगा कि क्लास में कितना डीपली कंसेप्ट को पढ़े हो। ये 39A भी आने वाला है आगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन वैसे सिंपल होते हैं, बाकी कल पता चल जाएगा। मतलब क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे कल भी। और छोटा करो। सिंपल है, हो गया। ऑप्शन बी। बी है, यस। ठीक है। The India AI governance guideline under AI mission primary aim to completely ban artificial intelligence। भाई अपमानजनक बातें कर रहा है। प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI डेवलपमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग सिटीजन, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। रिप्लेस द इंफॉर्मेशन, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इस्टेब्लिश गवर्नमेंट मोनोपोली, गलत बात, इट इज बी, ठीक है। कितने सतर्कता से करना पड़ता है ना सब कुछ, क्योंकि आंसर जस्ट नीचे होता है। बताओ। चुपके चुपके दिन आंसू याद है। हो गया? यस। क्या है? बी है इसका। वापस बी वाले में आ गए क्या अपन? यस। The AI governance model under India AI mission is primarily based on imposing criminal liability for all AI related incidents। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सर, ठीक है।
पर जो बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि वो बात कभी होगी नहीं, हो सकता है अपने नोट्स में नहीं हो वो चीज, ठीक है। पर क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर ऑल एआई रिलेटेड एक्टिविटीज, तो देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना गलत होते हैं, ठीक है। कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ना, एब्सोल्युटली, टोटल, है ना, खात्मा कर देंगे, ये सब नहीं होता है, मोस्टली गलत होते हैं, मोस्टली, ठीक है। तो ऑल एआई रिलेटेड इंसिडेंट को इम्पोज क्रिमिनल, तो ऐसे सोच के भी गलत लग रहा है। रिस्क बेस्ड रेगुलेशन विथ ओवरसाइट इंटेंसिटी स्केल टू पोटेंशियल हार्म, ये तो अभी बताया था। क्या मतलब है इसका? रिस्क बेस्ड रेगुलेशन मतलब जिस पे ज्यादा रिस्क है वहां पे रेगुलेट करना है सर, विथ ओवरसाइट इंटेंसिटी स्केल टू द पोटेंशियल हार्म। पोटेंशियल हार्म मतलब जहां पे नुकसान ज्यादा हो सकता है, वहां पे इनसाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अच्छा, ये बात ठीक लग रही है। टोटल प्रोहिबिशन ऑफ एआई इन सेंसिटिव सेक्टर, ये टोटल वापस आया, ठीक। मतलब ऐसे ब्लेटेंटली उसको मत सही कर, गलत कर देना कि गलत ही होगा, पर पढ़ना एक बार, ठीक है। टोटल प्रोहिबिशन ऑफ एआई इन सेंसिटिव सेक्टर, ऐसा टोटल प्रोहिबिशन का मामला नहीं है सर। एक्सक्लूसिव मिलिट्री एंड डिफेंस सुपरविजन ऑफ ऑल एआई डेवलपमेंट, नहीं सर। मिलिट्री और डिफेंस सुपरविजन कहाँ है सर, है ना, नहीं है सर। है क्वेश्चन नंबर 3। दुपट्टे से तेरा मुंह छुपाना याद है। इसका आंसर बी बोला ना कोई, है ना, मैंने चटनी बना देनी है। बी है। Yes. 1 2 3। Which of the following principles are emphasized in India's AI governance guidelines? Transparency in AI decision making, बरोबर बोलते हैं। Accountability of AI system developers and deployers, ये भी बरोबर है। Human oversight for critical decision, है ना, म्हणजे ठीक है। कंप्लीट कंप्लीट समझ रहे हो, खात्मा कर देंगे। कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, नो, कंप्लीट से ही गलत हो गया, पर सोचना उसको तो गलत हो गया। आंसर क्या है इसका? इधर का आंसर नहीं देखना, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। हाँ बताओ, बी बोलो ना, बी, बिना बिना पढ़े बोलो। हो गया, क्या है? सब सी बोल रहे हो? हाँ, तो मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट इन आवर क्लास। इंडिया ए मिशन गवर्नेंस गाइडलाइन आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कानून ही नहीं है, संविधान कहां से? प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट टू एआई एक्सेस, समझ रहे हो, क्यों एआई नहीं चला पा रहा है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, गलत बात है। कंप्रहेंसिव पीनल लॉ विथ इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन फॉर वायलेशन, पीनल लॉ, समझ रहे हो, दंड संहिता में डाल दिया कि भैया एआई को वायलेट किया तो जेल में डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, गलत बात। पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव मैंडेटिंग एआई यूज इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट बोल ही नहीं सकता ये, है ना, ये तो पॉलिसी मैटर है। तो आंसर इज सी। जिस हिसाब से आप लोग आंसर दे रहे हो ना क्लास में,
उस हिसाब से ना कल के पेपर में 100 में से 100 आने चाहिए, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100। ये सब मिल के दे रहे हैं, तो क्या हो गया, तो मिलके, मिल के बना देंगे। हाँ यूपीएससी का इंटरव्यू मिलके दे देना, सब साथ जा रहे हैं, है ना। वो बाहर बाहर खींच रहा सिक्योरिटी वाला, अंदर कहाँ जा रहे हो, नहीं नहीं हम साथ शुरू से सब साथ कर रहे हैं, है ना। क्या इंटरव्यू में तो 5 लोग इंटरव्यू लेने वाले बैठे और 10 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वो गार्ड बोलेगा भैया इंटरव्यू देने जा रहे हो लेने जा रहे हो, ये ठीक है ना, ये होगा टीम वर्क, है ना। वेरी नाइस, ऐसे नहीं होता ढूंढू, ठीक है। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेशन, कुछ नहीं तुच्छ है ये, ठीक है। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठंड लग रही है, स्वेटर दो इनको, ब्लैंकेट। देखो ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं सर, ट्राइब्यूनल्स जानते हैं, ट्राइब्यूनल्स जो होती है वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है, पहले समझ लो ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, ये तो आप ही के पास रहे। ट्राइब्यूनल्स को हिंदी में कहते हैं प्राधिकरण। हमको पता है कि सरकार के 50 ठो विभाग हैं सर। अब सरकार के 50 ठो विभाग, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अब और हाई कोर्ट और पूरे इंडिया के जितने कोर्ट्स हैं उनमें टोटल मिला के 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। बात करी थी हमने, 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, कहाँ जाए, है ना। और आपको पता है सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ केस में जो लिटिगेंट है, लिटिगेंट मतलब एक पार्टी जो है वो सरकार है। मतलब 4.5 करोड़ में से मोस्टली केस किसके है, सरकार के, क्योंकि सरकार से ही तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। सरकार कोई कानून बना रही है, सरकार एग्जीक्यूट कर रही है, सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसलिए आप बड़े बड़े केस पढ़ते हो तो आपने सुना होगा कि भैया, है ना, ये एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुनते हो ना, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो स्टेट तो बहुत बड़ा लिटिगेंट है एक, 4.5 करोड़ में से मोस्टली केस तो स्टेट के हैं, तो सरकार खुद एक लिटिगेंट है, ठीक है सर, ये समस्या है। तो क्या होता है कि सरकार के जो मामले हैं या सरकार के किसी विभाग के साथ डेफिनेटली कोई ना कोई इशू तो बनेगा, तो कोशिश ये की जाती है कि उस इशू को डायरेक्टली कोर्ट में न ले जाया जाए और उसके लिए उस विभाग के अंदर या उस विभाग से संबंधित एक ट्राइब्यूनल बना लिया जाए। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है प्राधिकरण। तो प्राधिकरण जो होता है वो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बना दिया कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, बना दिया, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट का ट्राइब्यूनल बना दिया, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल बना दिया। उसमें क्या हो जाएगा कि वो ट्राइब्यूनल जो है उस विभाग का अगर किसी के कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी पर व्यक्ति का, तो वो कोर्ट नहीं जाके उस ट्राइब्यूनल में उस मामले को देखेगा। समझ गए सर। तो ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक। क्या होती है, अर्ध न्यायिक, मतलब पूर्ण न्यायिक नहीं है, वो अर्ध न्यायिक है, बट जुडिशरी का एलिमेंट तो है उसमें। वो क्या करेगा सर, डिसीजन तो देगा सर, देगा। तो भारत में ये ट्राइब्यूनल की व्यवस्था है ताकि कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं रहे। बस बावजूद इसके कि ट्राइब्यूनल की व्यवस्था है, कोर्ट में तो 4.5 करोड़ केसेस है ही सर। ट्राइब्यूनल जो होते हैं उसके जो डिसीजन होते हैं वो हायर जुडिशरी में क्या हो सकते हैं सर, अपील हो सकते हैं, अपील तो आप कर ही सकते हो। तो भारत में ट्राइब्यूनल की व्यवस्था है। ट्राइब्यूनल यूजुअली संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार के पास पावर है ट्राइब्यूनल बनाने की। केंद्र सरकार ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं अलग अलग उनको रेगुलेट करती है सर, कई सारी पॉलिसीज है, एक्ट्स भी हैं सर। 2021 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, दैट इज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, ताकि जो ट्राइब्यूनल्स हैं जिनमें अभी ट्राइब्यूनल बनने के बाद भी उनमें भी केसेस पेंडिंग है बहुत सारे और एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे सर, उन ट्राइब्यूनल्स की, उन प्राधिकरणों के अंदर सुधार के लिए एक एक्ट पास किया 2021 का, ठीक है। पर वो एक्ट जुडिशियल रिव्यू में कहां पहुंच गया सर, सुप्रीम कोर्ट। और उस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन ऐसे थे जो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्या कर रहे थे सर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मतलब काइंड ऑफ उसके साथ टकरा रहे थे सर। अब ट्राइब्यूनल जो बनेगा उसको बनाएगा कौन, गवर्नमेंट बनाएगी सर, बनाएगी गवर्नमेंट, बट काम वो किसका कर रहा है, जुडिशरी का। अब जुडिशरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के, वो कौन करता है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है,
कोलेजियम सिस्टम है, तो कोलेजियम में कौन होते हैं? जजेस ही होते हैं ना, मतलब जुडिशरी ही तय करती है कि जजेस कौन बनेंगे, सरकार कुछ इंटरफेयर करती है क्या? सरकार का कोई रोल नहीं। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा ये तय कौन करता है? जजेस ही तय करते हैं, उसके लिए सरकार का कोई इंटरफेरेंस होता पड़ा ना कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे भाई, आप शायद नहीं पढ़े हो, है ना, हाँ क्लास में पढ़ोगे, नो नीड टू वरी। देखो इसमें क्या है ना, हम लोग काफी लोग इसमें से क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स चल रहा है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो वो क्लास में आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो जुडिशरी जो है बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो तीनों अपने एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती, और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो सरकार जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। सरकार जजेस के अपॉइंटमेंट में भी कोई उनका लेन देना होता नहीं है सर। जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है सर? जजेस ही करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, बट रिकमेंडेशन कौन देता है? जजेस ही देते हैं। सरकार नहीं बताती कौन जज बनेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, समझ गए सर? कोलेजियम सिस्टम तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, पर इसके अंदर जो सिस्टम है, इसके अंदर जो ट्राइब्यूनल के अंदर जो ऑफिसर बैठ रहे हैं वो कर तो जुडिशियल फंक्शन रहे, बट उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार कर रही है तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या हो रही, थोड़ी हैम्पर हो रही है। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीजें बदलाव किए इस वाले रिफॉर्म एक्ट में। उस रिफॉर्म एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ पार्ट को इनवैलिडेट कर दिया कि भैया ये सब करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी गड़बड़ा जाएगी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन द केशवानंद भारती केस 1973 सर। और यू कैन नॉट कर्टेल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में भी, आप पढ़ोगे क्लास में जो लोग नहीं पढ़े, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ चीजें इनवैलिडेट करी है इस एक्ट की, देख लेते हैं उसको। और ये केस जो था दैट इज मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर इन्होंने बात करी है सर। अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव का इंक्रोचमेंट हो रहा है, जुडिशरी के फंक्शन में एग्जीक्यूटिव घुस रहा है सर। बैकग्राउंड क्या है, वाई ट्राइब्यूनल को रिफॉर्म क्यों करना जरूरी है सर? ट्राइब्यूनल में इनकंसिस्टेंट अपॉइंटमेंट हो रही थी सर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिले, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी थी सर, है ना, पुअर फैसिलिटीज, स्टाफ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मल्टीप्लिसिटी एंड ओवरलैप, ट्राइब्यूनल्स का जुरिसडिक्शन टकरा रहा था सर, ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट अफेक्टिंग इंडिपेंडेंस, ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले भी नहीं पा रहे थे सर, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 आया, इसने बोला कि हम इन सारे मुद्दों में से काफी चीजों को क्या कर देंगे सर, रिजॉल्व कर देंगे। एक्ट ने क्या अटेम्प्ट किया, एक्ट ने क्या चीज बदली किस वाले में? ट्राइब्यूनल कंसोलिडेशन, उसने क्या किया, मर्जिंग और एबोलिशिंग सेवरल ट्राइब्यूनल्स टू रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स थे, जुरिसडिक्शन ओवरलैप कर रहा था, तो उन्होंने बोला कंसोलिडेट कर दो सर, कुछ कुछ को खत्म कर दो, कुछ को कंसोलिडेट कर दो ताकि थोड़ा बेटर फंक्शनिंग हो। अपॉइंटमेंट रेगुलेशन, क्रिएटिंग सेंट्रलाइज सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर ट्राइब्यूनल मेंबर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। मेंबर अपॉइंटमेंट पहले आर्बिट्ररी मिनिस्ट्रीज कर रही थी, अब उन्होंने बोला नहीं, पर एक सेंट्रलाइज कमेटी होगी, वो सर्च कम कमेटी होगी, वही बताएगी, फिर अपॉइंटमेंट होगी सर। तो ये भी किया उन्होंने। तीसरा, उन्होंने सर्विस कंडीशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर ट्राइब्यूनल के अंदर जो मेंबर होंगे उनका टेन्योर कितना होगा सर, उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होगी। पहले सब ट्राइब्यूनल का अलग अलग होता था, इन्होंने क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इनहांसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ओवर ट्राइब्यूनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ट्राइब्यूनल पे क्या कर दिया, बढ़ा दिया सर। ये उन्होंने 2021 में किया सर, ठीक है। ट्राइब्यूनल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनते हैं सर, CAT बनता है, SAT बनता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का कोई इशू होता है तो CAT में जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का इशू होता है तो SAT में जाता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्लास में पढ़ते हैं हम SAT और CAT के बारे में। आर्टिकल 322B कहता है ट्राइब्यूनल्स फॉर स्पेसिफिक मैटर्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना दिया ट्राइब्यूनल, कंज्यूमर्स के लिए अलग बना दिया ट्राइब्यूनल, तो ऐसे स्पेसिफिक मैटर के लिए ट्राइब्यूनल आप बना सकते हो सर, ठीक है। पर ये और बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट इसको हमेशा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव ट्राइब्यूनल नहीं है, क्योंकि इसका काम पूरा एग्जीक्यूटिव वाला नहीं है, ये तो जुडिशरी का फंक्शन भी कर रहा है ना, क्वासी जुडिशियल है।
तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट भी इसमें रहेगी सर। मतलब भाई सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी बनाई, अब आपका एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट में केसेस ज्यादा हो रहे थे, इसीलिए तो आपने इस डिपार्टमेंट के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बना दिया। तो आप अब कोर्ट नहीं जाके ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हो, पर इस ट्राइब्यूनल के अंदर जो लोग हैं वो लोग अगर मेरे विभाग से आ रहे हैं तो आपकी बात सुनेंगे कि मेरी सुनेंगे? मेरी सुनेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब इसकी इंडिपेंडेंस नहीं है ना सर। तो ये जो ट्राइब्यूनल है वो एग्जीक्यूटिव ट्राइब्यूनल नहीं है, ये ट्राइब्यूनल जो है ये जुडिशियल है सर। ट्राइब्यूनल का नाम ही, ट्राइब्यूनल जुडिशियल बॉडी ही होती है, क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है। तो अर्ध न्यायिक अगर है तो इसके अंदर जो मेंबर आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर होने चाहिए ना, तब तो न्याय होगा, अदरवाइज न्याय नहीं होगा सर। और अगर न्याय यहाँ होगा नहीं और यहाँ पे अगर डिफरेंस आ जाएगा तो वापस ये केस तो वो अपील करके वापस कोर्ट ले ही जाएंगे, तो क्या ही बर्डन कम हो जाएगा कोर्ट का। समझ आ रहा है? तो ये कह रहे हैं कि भले ही ये जो ट्राइब्यूनल्स बन रहे हैं वो ट्राइब्यूनल एग्जीक्यूटिव बना रहा है, बट इसको हमेशा जुडिशियल, दीज प्रोविजंस मस्ट बी रीड हार्मोनियसली विद द जुडिशियल इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। हमेशा न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है, उसके साथ पढ़ना है इसको, क्योंकि ट्राइब्यूनल सारे क्या है सर? अर्ध न्यायिक बॉडीज है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। ठीक है। ट्राइब्यूनल्स परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन नीड सेफगार्ड सिमिलर टू कोर्ट। अगर ट्राइब्यूनल जो है वो जुडिशियल फंक्शन कर रहा है तो उनको सेफगार्ड वही मिलने चाहिए जो कि कोर्ट्स को मिल रहे हैं। हाई कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के जो जज है, उनको जो स्वतंत्रता मिल रही है वही स्वतंत्रता और वही प्रोटेक्शन इनको भी मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे सर। तो कॉम्प्रोमाइज होंगे तो वो तो कर्टेल करेगा, फिर आपके जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ही मेंटेन नहीं करेगा, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। चमका। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इशू आइडेंटिफाई किए। पहला इशू, इनएडिक्वेट टेन्योर सिक्योरिटी। एक्ट ने 4 साल का ट्राइब्यूनल मेंबर को टेन्योर दिया, 4 साल का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कम है सर, अगर आप 4 साल का टेन्योर दोगे सबको तो वो हो सकता है कि रीअपॉइंटमेंट की एंजाइटी रहेगी उसके अंदर, और रीअपॉइंटमेंट की एंजाइटी रहेगी तो 4 साल बाद भी रीअपॉइंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव ही करेगा। तो हो सकता है वो इस 4 साल में रीअपॉइंटमेंट की एंजाइटी में सरकार के पक्ष में फैसला दे ताकि वो रीअपॉइंट हो जाए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। टैलेंट का डेटरेंस हो जाएगा। क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स स्पेशली सक्सेसफुल लॉयर्स जजेस वोंट एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म पोजीशन। बात समझ आ रही? भाई ट्राइब्यूनल में 4 साल की पोजीशन दे रहे हो, एक लॉयर है सर जो कि ट्राइब्यूनल के इसके लिए बिल्कुल लायक है, या कोई जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो लायक है, पर वो 4 साल के लिए उस एक काइंड ऑफ डेप्यूटेशन पे क्यों जाएगा? 4 साल का छोटा टेन्योर है ना, क्यों जाएगा उधर सर? वो अपनी खुद की प्रैक्टिस छोड़ के, तो जो क्वालिफाइड पर्सनल है जो बेटर डिजर्व करता है पोस्ट को, वो उस छोटे टेन्योर को देख के जाएगा ही नहीं। बात समझ आ रही? दिस इज वन ऑफ द थिंग। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी लॉस, फ्रीक्वेंट टर्नओवर प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज। ओके, मतलब कंटिन्यूसली एक्सपर्टीज रहेगा नहीं सर उसके अंदर। कंटिन्यूटी डिसरप्शन, केसेस स्पैन ईयर्स, शॉर्ट टेन्योर मींस द मेंबर्स मे नॉट सी केसेस थ्रू द कंप्लीशन। केसेस लंबे समय तक चलते हैं सर, हो सकता है सेम मेंबर जो है वो केसेस को कंटिन्यू देख नहीं पाए। दीज आर द पॉसिबिलिटी। कोर्ट ने कहा कम से कम 5 साल का टेन्योर होना चाहिए और प्रेफरेबली लॉन्गर, उससे भी ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 5 साल हो। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस इन अपॉइंटमेंट, ये तो चल ही रहा है सर। एक्ट ग्रांटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसप्रपोर्शनेट कंट्रोल ओवर ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट। एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा है सर ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को। तो सिलेक्शन कमिटी कंपोजिशन एंड मेंबर क्वालिफिकेशन, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन भी कौन तय कर रहा है? गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव। सिलेक्शन कमिटी के मेंबर कौन तय कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। दिस वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल, ये तो फिर गलत गड़बड़ हो गया ना। Why executive control is problematic? क्यों problematic है? Tribunal adjudicate dispute where government is often a party. सरकारी तो एक पार्टी है सर। टैक्स डिस्प्यूट, रेगुलेटरी पेनल्टीज, लैंड एक्विजिशन, तो आप खुद एक पार्टी हो और आप ही का मेंबर वहां बैठा हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट पावर क्रिएट्स एक्चुअल और परसीव्ड बायस फेवरिंग गवर्नमेंट। सिंपल सी, अगर आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सरकार सेलेक्ट करने लग गई तो कल सरकार उनसे काम नहीं कराएगी अपना? करवाएगी, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन कर रहा है सर? जुडिशरी ही कर रही है सेलेक्ट, तो सरकार का उसमें रोल नहीं है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन है। अब यहाँ पे सारा का सारा काम कौन कर रहा है मेंटेन सिलेक्शन का? एग्जीक्यूटिव कर रहा है। एग्जीक्यूटिव कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव तो फिर सरकार करवाएगी उससे काम अपना, तो बायसनेस आएगी सर।
पॉलिटिकल कंसिडरेशन में ओवरराइड मेरिट इन सिलेक्शन। राजनीति का मामला हो सकता है सर, सरकार बोलेगी ये अपने काम का आदमी लग रहा है, इसको लगा दो वहां पे, समझ आ रहा है? तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाएगा, जुगाड़ कुल मिला। अपॉइंटीज may feel indebted to appointing authority,